हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसमें हम जानेंगे कि किस किस कैटेगरी में अर्थ को डिवाइड किया गया है। एक बेसिकली आपका लिथोस्फेयर है, एक आपका हाइड्रोस्फेयर है, एक एटमॉस्फेयर है। जैसे कि मैटर के 3 फॉर्म होते हैं, हम ये जानते हैं। मैटर के 3 फॉर्म हैं, वो क्या होते हैं? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो उसी फॉर्म में इन सबको डिवाइड कर दिया गया है। जो सॉलिड फॉर्म है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, जो लिक्विड फॉर्म है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर और गैसियस फॉर्म में उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप हम पढ़ेंगे क्या होते हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। एज यू हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली planet which has life. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the earth. हम जानते हैं कि धरती पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वाटर और अलग अलग चीज़ें हैं जिसके कारण एक यहाँ पे जो लाइफ है वो सस्टेनेबल है, जिसके कारण हम लोग जी पा रहे हैं। एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह एक सिस्टमेटिक वे में बना हुआ है। उसको हम बायोस्फीयर, जो हम आगे पढ़ेंगे भी उसको, जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है अर्थ पे वो काफ़ी एक यूनिक है, जिसके कारण यहाँ पे जो जनता है वो रह पा रही है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज, हम जानते हैं सॉलिड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। और गैसियस जो है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। उसके बाद में जो लिथोस्फेयर सिंपली आपको पता है सॉलिड जो आपके सॉलिड रॉक्स हो गई, क्रस्ट हो गया, सॉइल का जो एरिया हो गया, वो इसमें आएगा लिथोस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जो भी आपका गैसियस जो है, एयर जिससे बनी है पूरी, और जो भी आपके एयर में कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज हैं वो एटमॉस्फेयर में आते हैं। हाइड्रोस्फेयर जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, ओशियन, रिवर वगैरह, वो सब हाइड्रोस्फेयर में आती है। The hydrosphere comprises water in all its form, that is ice, water and water vapor. The biosphere is the narrow zone. Biosphere एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का एक अच्छा हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है एक अच्छे वे में। We find land, water and air together, which contains all life of forms. In the Greek language, लिथोस को हम बताते हैं स्टोन। ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस स्टोन है, एटमॉस है वेपर और हुदौर है वाटर। तो मेजरली जो वर्ड्स क्रिएट करे जाते हैं इंग्लिश में वो ग्रीक ओरिजिन ही होता है इनका, वहाँ से देखे जाते हैं। और बायोस मीन्स लाइफ। लास्ट लिथोस्फेयर पढ़ते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. इट कंप्राइजेस ऑफ रॉक ऑफ द earth's crust and the thin layers of the soil and that contains nutrients elements which sustain organisms. तो सिंपल आपको पता है आपका लैंड होता है, यहाँ पे घास होती है और इसके नीचे आपकी एक सॉइल होती है, यहाँ पे आपका सॉइल का एरिया होता है, उसके नीचे आपके छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे और उसके नीचे आपका बिग रॉक पार्टिकल्स होते हैं, ये बिग रॉक पार्टिकल्स है। उसके नीचे धीरे धीरे आप जाते हो क्रस्ट, मेंटल, कोर वगैरह, ये नीचे के पार्ट हैं जो कि ये किस में आते हैं? ये लिथोस्फेयर में आते हैं। ये लिथोस्फेयर में आते हैं जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का। दे आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। जो मेन डिवीजन है इसका 2 उसमें करा गया है। एक था इसका कॉन्टिनेंट्स और एक ओशन बेसिस। कॉन्टिनेंट्स मेजरली आपको शायद पता भी होगा, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन. All the oceans of the world are connected with one another. इसको हम पढ़ते हैं. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स एट द सेम एवरीवेयर. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मैटर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन है 0. इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. मान लीजिए ये माउंट, ये कोई पहाड़ है और इसकी हमें हाइट नापनी है और हमें पता है ये यहाँ पे लैंड है नॉर्मल, और ये है यहाँ पे, ये है सी लेवल. तो सी जो लेवल है इसको हम कंसिडर करते हैं 0. हम इसको 0 मान के चलते हैं और यहाँ से इसकी हाइट को हम नापते हैं. जैसे 0 है तो यहाँ से हम इसको नापना शुरू करेंगे और हमको पता लगेंगे कि इस माउंटेन की हाइट कितनी है. तो वहाँ से ही अगर जैसे कि ये सी लेवल है, ये एक सी का लेवल है, तो इसको हम इसको कंसिडर करते हैं 0 और इसके ऊपर लैंड जितना ऊपर है तो उससे वहाँ से 0 से उसकी हाइट नापी जाती है, जिसको हम एलिवेशन ऑफ लैंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ लैंड. थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तो इसके लिए डिटेल में समझा देता हूँ. ये हो गया अपना. अपन आगे चलते हैं.
ये आपका कॉन्टिनेंट है, थोड़ा टिल्टेड वे में, पर फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसको। तो सबसे हम इसको साइज़ वाइज भी समझते जाएंगे, अकॉर्डिंग टू साइज़ हम इसको देखते आते हैं। सबसे पहला कॉन्टिनेंट है एशिया, जो सबसे बड़ा है, फर्स्ट इज़ एशिया। उसके बाद में जो सबसे अगला कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है वो है अफ्रीका, सेकेंड नंबर पे आता है। उसके बाद में थर्ड कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। फिर उसके बाद में फोर्थ कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। उसके बाद में आपका आता है एंटार्क्टिका, जो कि नीचे है 5। और फिर यूरोप आपका 6 और ऑस्ट्रेलिया आपका 7। ये अकॉर्डिंग टू साइज़ है। अगर आपको मैं और समझाना चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, जैसे कि फर्स्ट आपका हो गया, फर्स्ट है आपका एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अकॉर्डिंग टू ये क्या है, साइज़ है, इनके साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिए। और ओशंस भी हैं, जैसे हम ओशंस को हम पढ़ सकते हैं। जैसे मेजरली हमें कौन कौन से ओशन पढ़ने होते हैं। एक आपका होता है पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशन। उसके बाद आता है इंडियन ओशन। फिर एक आप पढ़ते हैं सदर्न ओशन, फिर आर्टिक ओशन। तो ये ओशन होते हैं जिनको अपन पढ़ते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं तो आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशन है। ये दूसरी साइड भी है, जैसे कि ये पैसिफिक ओशन है, ये पूरा ये एरिया है पैसिफिक ओशन है। अटलांटिक ओशन है, ये सर्कुलर वे में है पैसिफिक ओशन। और अटलांटिक जो है वो एस शेप में है, अगर आप देख पा रहे हैं तो एस शेप में है, तो इसलिए ये अटलांटिक ओशन है। तो कंटिन्यू करते हैं। पैसिफिक ओशन हमने पढ़ लिया। वेट अ मिनट, इसको मैं रेड कर देता हूँ। और हाँ, तो हमने पैसिफिक ओशन पढ़ लिया। उसके नीचे ये सर्कुलर वे में पैसिफिक ओशन है, मैंने बता दिया था। फिर ये अटलांटिक ओशन एस शेप्ड में होता है, अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन हो गया। आपका एक इंडियन ओशन है जो आपका ट्रायंगुलर वे में होता है, एक आप देखा जाए तो ट्रायंगुलर वे में है। और बाकी के आप जैसे कि यहाँ पे एक आर्टिक ओशन भी है, तो इनको हम पढ़ते हैं आगे। द हाइएस्ट Mountain peak Mount Everest is 8,848 meters above the sea level. The greatest depth of 11,022 meters recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine the depth of the sea is much more than highest point? तो इसको वैसे ही इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका सी लेवल है, तो यहाँ से ये आपका लैंड एलिवेशन है और यहाँ पे आपका एक पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। तो इसकी जो हाइट है वो इतनी नापी गई है, यहाँ से यहाँ तक। वो कितनी आई है, 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर से थोड़ा कम। और वैसे ही मारियाना ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, सी लेवल है। तो इसके नीचे यहाँ पे बहुत नीचे यहाँ पे कोई मारियाना ट्रेंच हमें पाया गया है, जो कि उसका डीपेस्ट है लो सी लेवल में, सबसे नीचे है। Edward Hillary, New Zealand, and Tenzing Norway Sherpa, India were the first men to climb the highest mountain peak, Mount Everest, on the planet Earth on 29 May 1953. Junko Tebei, Japan, was the first woman to reach the summit on 16th May 1975. The first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 by Bachendri Pal. इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। Continents are 7 major continents. There are 7 major continents. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, Antarctica. ये मैंने आपको बताई हुई है, अकॉर्डिंग टू साइज भी बता दिया आपको। Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the Earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by Ural Mountains. जैसे मैं आपको बता भी दूँ, यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा हो, ये आपके जो है ये उरल माउंटेन्स हैं, उरल माउंटेन्स, ये जगह उरल माउंटेन्स है। और आगे हम पढ़ते हैं, द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप और एशिया को अगर आप साथ में मिला दें तो इसको बोला जाता है यूरेशिया, यूरेशिया। नेक्स्ट है, यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप एशिया से छोटा है, उरल माउंटेन्स के साइड से है। और ये आता है आपका वेस्ट ऑफ एशिया में। द कॉन्टिनेंट lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it and it is bounded by water bodies on 3 sides. Look at the map of the world. अब यूरोप को आप देखें, जैसे कि एशिया का देखें
तो एशिया का यहाँ पे है पैसिफिक ओशन और नीचे है इंडियन ओशन। और इस साइड आप देखें यूरोप पे, तो यूरोप का जो यहाँ पे है आप देखें ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है और ऊपर एक आर्टिक ओशन से घिरा हुआ है। ओके डन। आगे हम पढ़ते हैं अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वेटर 0 लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। और अफ्रीका की खास बात है कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और साथ में इक्वेटर, ये तीनों जो लाइन्स हैं आपकी वो अफ्रीका से निकल के जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, शॉर्ट में लिखा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों आपकी अफ्रीका से निकल के जाती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस through this continent. The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. The continent is bounded on all sides by ocean and seas. Look at the world map. You will notice that इसको मैं थोड़ा दिखाई देता हूँ आपको। जो अफ्रीका है तो ये इस साइड है आपका इंडियन ओशन से, इस साइड है आपका अटलांटिक ओशन से, ऊपर की साइड है मेडिटेरियन सी और यहाँ पे है रेड सी। रेड सी से यहाँ पे रेड सी है, इससे हुआ था। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। सेकंड जो लॉन्गेस्ट है वो है अमेजोन है नाइल के बाद। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ लिंक टू साउथ अमेरिका बाय नैरो वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस। तो इसको भी थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एक आपका होता है इस्थमस और एक आपका होता है स्ट्रेट। तो ये मान के चलिए इस्थमस सॉलिड से रिलेटेड है और स्ट्रेट जो है वाटर से रिलेटेड। अगर कोई छोटा ऐसे नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो दो जगह को जोड़ता है तो उसको हम बोलते हैं इस्थमस। और मान लीजिए कोई दो जगह को अगर वाटर बॉडी जोड़ रही है, ये एक वाटर बॉडी है, सॉलिड बॉडी नहीं है, कोई वाटर स्ट्रिप है, नैरो स्ट्रिप है, तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। डन। इस्थमस ऑफ पनामा और it is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. The ocean surrounded this continent. Can you need ocean? तो सिंपल इसका भी ओशन देख लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका का सिंपल सा ओशन है यार, एक पैसिफिक ओशन है और एक इसका अटलांटिक ओशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बढ़ा जाता है बार बार। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर which two oceans surround it on the east and west. The Andes, world largest mountain range, runs through its length from north to south. South America has the world largest river Amazon. जो Amazon है वो सेकंड लॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। और सबसे ज़्यादा लॉन्ग कौन सी है, नाइल, रिवर नाइल। और एंडीज जो इसकी काफ़ी बहुत एक माउंटेन रेंज है, दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो एंडीज़ है और जो साउथ अमेरिका में। तो यही मैं आपको इस्थमस और वो स्ट्रेट भी समझा रहा था। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस, जैसे कि ये इस्थमस ऑफ पनामा। और अ स्ट्रेट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशन, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ती है। नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये आपका होमवर्क, आप इसको करके ले जाएंगे, ईजी है, मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर. इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज. इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और सबसे ईजी भी है। एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया को आप दिखाई देता हूँ ना 2 मिनट में, एक बार आपको रीजन देगा। ये रहा आपका भाई ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा। इस साइड है पैसिफिक ओशन और इस साइड है इंडियन ओशन। डन, आगे बढ़ते हैं। नीचे है एंटार्क्टिका। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन. अरे ये तो हमने पढ़ लिया ना। एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर and is huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent.
As it located at the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. These are permanent human settlement. There are no permanent human settlement. अब सोचिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा कोल्ड है, इतनी ज़्यादा वो बोल रहा है थिक आइस शीट्स हैं, तो वहाँ पे रहेगा कौन? तो वहाँ पे लाइफ कंडीशंस है ही नहीं, लिविंग कंडीशंस वहाँ पे है ही नहीं, लिविंग कंडीशंस है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो इसको अपन को समझ के चलना है। Many countries have research station in Antarctica. India also has research stations there. These are named as मैत्री और भारती। ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के कौन कौन से, एक मैत्री और भारती है। हाइड्रोस्फीयर, जो भी वाटर बॉडी है सब आता है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कितना परसेंट हमारे पास पानी है। तो जैसे पूरे वर्ल्ड में 71% जैसे यहाँ पे लिख भी रहा है वाटर है, और बाकी जो 29% है वो क्या है? लैंड है। ठीक है, 71% क्या है? वाटर, बाकी लैंड है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज लैंड। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म एज रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस एंड ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फीयर। तो एक छोटा सा यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिख रहा होगा, इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि फ्रेश वाटर का जो परसेंटेज है वो 2.5% है, और ओशन में कितना परसेंटेज है? 97.5%। तो मतलब कि पीने लायक पानी इतना ही है। हालांकि अब मॉडर्न टाइम में अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप करके हम इसको बढ़िया कर लेंगे, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं भाई। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। A large portion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human। ये हमने समझ लिया। तो ये वही साइज़ का एक बार आपको एक स्मॉल बॉक्स से आपको बता रहा है। तो सबसे बड़ा, अगर आप एशिया के इस बॉक्स को गिनेंगे, सबसे बड़ा एशिया है फर्स्ट, फिर आता है अफ्रीका सेकंड, नॉर्थ अमेरिका थर्ड सबसे बड़ा, फिर साउथ अमेरिका फोर्थ, फिर आता है यूरोप, नहीं, फिर आता है एंटार्क्टिका, इसको हम नीचे का दिखाते हैं, फिर आता है एंटार्क्टिका फिफ्थ, फिर आता है यूरोप सिक्स, लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया सेवन। ठीक है, एक बार रिवीजन हो गया, साइज का याद हो जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो हमें पता है ना भाई एशिया है, क्या दिक्कत है। विच इज़ लार्जेस्ट, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया? जल्दी बताओ भाई, बहुत टफ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है? सिंपल यार, यूरोप। डन, आगे बढ़ते हैं। हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। है शॉर्टेज ऑफ वाटर क्योंकि एक्चुअली में सब जगह अच्छी मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है। इसको आप कई तरह से पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं यहाँ पे, और कई सारे फैक्टर हैं जिसके कारण सब लोगों को पानी नहीं मिलता। और अगर आप लोगों को पानी मिल रहा है तो आप उन कई लोगों से बहुत अच्छी लिविंग कंडीशंस में जिनको पानी भी नसीब नहीं। सो थैंक गॉड। Oceans. Ocean are the major part of the hydrosphere. They are all interconnected. The ocean water are always moving. The three chief movements of ocean waters are the waves, the tides, and the ocean current. क्या? एक हो गई आपकी वेव, एक आपकी टाइड्स और ओशन करंट। The five major oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean। ये आपको मैंने बता भी दिए इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, फिर आता है अटलांटिक ओशियन, फिर आता है इंडियन ओशियन, फिर आता है सदर्न ओशियन, और फिर आता है आर्टिक ओशियन। इसको मैं वैसे लिख देता हूँ आर्टिक ओशियन। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, इट स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। Mariana Trench is the deepest part of the earth lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, North America and South America surround it. Look at the map and find out the location. हमने पढ़ लिया। Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. It is flanked by the North and South Americans on the west and Europe and Africa on the east. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. Indented मतलब irregular है, जैसे आप इसको देख सकते हो। इसमें ये पूरी जो इंटेंडेड कोस्ट लाइन है, जिसके कारण यहाँ पे हार्बर अच्छे बनाए जा सकते हैं। लोग अच्छी जगह पे यहाँ पे वो छोटे छोटे वगैरह यहाँ पे पोर्ट वगैरह बना सकते हैं, और यहाँ पे शिप्स वगैरह को अनलोड लोड किया जा सकता है, ईजी होता है। दिस रेगुलर इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ कॉमर्स। इट इज़ बिजिएस्ट ओशियन। तो हमें को पता होना चाहिए कि बिजिएस्ट ओशियन होता है कौन सा ओशियन, कौन सा? एटलांटिक ओशियन, बिजिएस्ट ओशियन। ठीक है,
इंटेंडेड कोस्ट लाइन है इसकी. ओके, द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री विच इज इंडिया, that is Bharat. The shape of ocean is almost triangular. In the north it is bounded by Asia, in the west by Africa, in the east by Australia. The southern ocean encircles continents of Antarctica and extend northward to 60 degrees south latitude. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounded by the North Pole. It connects with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bounded by the northern coast of North America and Eurasia. Simple, easy, इसमें इतना ज़्यादा कुछ टफ है नहीं. एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर is an integral and important aspect of planet. It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun rays. The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 parts layer, जिसमें से सबसे पहला जो है आपका ट्रोपोस्फेयर, TROPOSPHER, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मेसोस्फेयर, और फिर आता है थर्मोस्फेयर, और फिर आता है एक्सोस्फेयर. तो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो प्रेशर जो है बढ़ता है और टेम्परेचर जो है घटता है. तो ये एक आपको रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए. जब आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हो तो प्रेशर जो है बढ़ता है और टेम्परेचर जो है घटता है. तो सिमिलरली, और इसके वाइस वर्सा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा. सिंपल. आगे हम पढ़ते हैं. ओके, हमने पढ़ लिए 5 लेयर. एटमॉस्फेयर कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि 99% गैस बनाते हैं एयर की. नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और बाकी 1% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर कंप्राइज है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जैसे आपको पता है ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ही चाहिए सांस लेने के लिए भैया, ये है 21%. इसके बाद आता है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिजम्स के लिए, और हवा में भी इसका काफ़ी उपयोग होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो ये 78% है. और इसके साथ साथ CO2 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कुछ हीट जो होती है, जो हम सन रेडिएट करता है, उसको ट्रैप करता है, ट्रैप हीट. पर अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसके कारण जो अगर CO2 ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है. इसी कारणवश से CO2 ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है. बाकी इसका काम है, ये ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और थोड़ी जो हीट है उसको भी रेडिएटेड हीट है उसको ट्रैप करता है. इट ऑल्सो इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट. तो जो आपकी डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सी लेवल पे, एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप. You know the climbers experience problem in breathing due to this decrease in density of air. They have to carry with them the oxygen cylinder to be able to breathe at high altitude. तो इसके कारण उनको ऑक्सीजन सिलेंडर ले आना पड़ता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में. मैं आपको सिंपल से इसका रीज़न बता देता हूँ. क्या है भैया हाई एल्टीट्यूड? उसके साथ साथ वहाँ पे ऊपर मैंने बताया प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा. जब प्रेशर बढ़ गया है तो आप ब्रीथ कैसे करोगे, क्योंकि नीचे तो आपका प्रेशर नॉर्मल था, कम था, अब ऊपर बढ़ गया है. तो ब्रीथ करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स. डन, समझ में आ गया? ओके. द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड. सिंपल, आपको बता दिया प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा. द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Air जाती है high pressure to low pressure. Moving air is called wind. आगे बढ़ते हैं. Biosphere, last topic. The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water, and air. It is in this zone that life that is unique to planet exists. There are several biosphere species of organisms that vary in sizes from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. थोड़ा सा इसको दिखा भी देते हैं. जैसे आप इस जगह सीनरी को देख सकते हो, यहाँ पे लिथोस्फेयर भी है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर भी है, और इन तीनों का एक अच्छा जो फॉर्म होता है तो वो बनाता है बायोस्फीयर. ओके, The organisms
in the biosphere may be broadly be divided into plant kingdom and animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or other. For example, cutting of forest for fulfilling our needs for wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquake. For example, there could be submerge of land as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman Nicobar Island were submerged underwater. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. Basically, essentially ये बता रहा है कि जहाँ बायोस्फीयर होती है ना, तो वहाँ पे एक साइकिल क्रिएट होती है. एक बंदा मतलब एक चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट हम कह सकते हैं. वो उसका यूज़ करती है, ये दूसरी चीज़ उसको दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, और ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, और ये इस पर डिपेंडेंट है. तो एक साइकिल फॉर्म होती है जिसके कारण वहाँ पे लिविंग कंडीशन क्रिएट हो पाती है और एक साइकिल बनती आती है और रिपीटेड वे में वो फंक्शन करती है. आगे हम पढ़ते हैं. एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, vehicles pollute the air. Carbon dioxide is important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global warming. अच्छी ये कम मात्रा में हो तो ठीक है, पर ज़्यादा मात्रा में अब हो रहा है जिस कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है धरती का. दिस इज टर्म एट ग्लोबल वार्मिंग. दिस इज थर्स नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. थैंक यू. हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट. इसको जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ. 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. वैसे आप कर सकते हैं इसको, आपको पता भी है. एक आपका लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया और बायोस्फीयर हो गया. मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ ये भी आपको पता ही है, 7 होते हैं. नाम आप खुद लिख देना. नेम 2 कॉन्टिनेंट लाइट एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. 2 कॉन्टिनेंट, एक एंटार्क्टिका हो गया और क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया. दोनों ये शुरू है. नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ये भी आपको पता है. ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर. डन. आई वाई इज अर्थ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में क्या है, जो मेजॉरिटी में उसके हिसाब से चलेगा ना. मेजॉरिटी में है वाटर. कितना है? 71%. डन. वाई इज नॉर्थन हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर? नॉर्थन हेमिस्फीयर लैंड हेमिस्फीयर इसलिए किया जाता है क्योंकि उस हेमिस्फीयर में ज़्यादातर लैंड परसेंटेज ज़्यादा है. लैंड परसेंटेज इज ग्रेटर देन कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, देख लेंगे. लैंड परसेंटेज इज ग्रेटर देन कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर. वाई इज बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्योंकि मैंने आपको सिंपली बताया वहाँ पे एक लिविंग कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं. कैसे? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइकिल विच इज essential for. डन. आगे बढ़ते हैं. द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया. ओहो उरल्स. द कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय. ये बताइए. एक्चुअली में क्या है, ईजी है और आप इनको खुद कर सकते हैं और आप करके आप इसको समझ भी सकते हैं क्या है क्या नहीं. तो एक ही होमवर्क हो जाएगा. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. यहाँ वीडियो को करते हैं समाप्त. हमारा हो गया है टाइम और वीडियो मिलेंगे. ठीक है, बाय.